सो अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं एंड आप टीचिंग के प्रोफेशन में आना चाहते हैं एट यूनिवर्सिटी लेवल, दैट इज़ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर आप JRF क्वालिफाई करके यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च, आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू. So hello guys, namaste, my name is Niharika Jaswal and I have qualified this UGC NET exam 3 times in a row with a JRF. So yes, I can aptly tell you what exactly is UGC NET and आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए या इस एग्ज़ाम की टारगेट ऑडियंस क्या है, एंड बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इस UGC NET और JRF के बीच का डिफरेंस क्या होता है. सो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं देन यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली UGC NET क्या है, JRF और लेक्चरशिप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कट ऑफ का क्या सीन होता है, एंड एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस सब आपको पता चलेगी. सो अगर आप एक बिगिनर भी हैं, आप MCOM में हैं, BCOM में हैं, या यू आर एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, एंड तभी आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड बहुत सारे लोग जो इस फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, आर वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट नेट एंड JRF. सो आई थॉट देयर इज़ अ नीड टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जहाँ पे एक साथ आपको सारी चीज़ें बता दी जाएं. सो या हेंस दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज. सो सबसे पहले जानते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है, एंड अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसका मायना क्या होता है. सो बेसिकली जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ नेट होता है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि एक कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी टेस्ट हो पाए कि वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है. दैट मीन्स अगर आपको लेक्चरशिप के फील्ड में एंटर होना है या यू वांट टू सिक्योर योर फेलोशिप दैट इज़ योर स्कॉलरशिप, देन उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, उसके लिए नेट एग्ज़ाम होता है. सो एज वी हैव सीन, हर एक फील्ड में जब आप एंटर करना चाहते हैं एंड दैट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड फील्ड, एजुकेशन से रिलेटेड है, देन उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, एंड उस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप उस फील्ड में एंटर कर पाते हैं सक्सेसफुली. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक IPS ऑफिसर बनना है या एक IAS ऑफिसर बनना है तो आपको UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा. ऐसे स्टेट लेवल्स पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं. तो वैसे ही अगर आपको रिसर्च की फील्ड में एंटर करना है या प्रोफेसर बनना है, देन यू हैव टू क्वालिफाई नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज़ नेट. सो इस एग्ज़ाम को ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है रिसर्च और प्रोफेशन की फील्ड में वो अटेन हो पाए. दैट मीन्स अगर आप उस एग्ज़ाम को, नेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनटू प्रोफेशन ऑफ टीचिंग. नाउ यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ. बहुत लोग क्या हैं अपनी, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करती रहती हूँ रेगुलरली, तो वो क्या है, वो कॉर्पोरेट्स में हैं, दे आर इनटू बैंकिंग और दे आर इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो दे आर वेरी मच बोर्ड फ्रॉम देयर जॉब, तो वो स्विच ओवर करना चाहते हैं दूसरे प्रोफेशन में. सो उनको लगता है कि रिसर्च या टीचिंग फील्ड से अच्छा क्या होगा, बिकॉज दे आर लाइक ये तो कोई भी कर लेता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मतलब उन्होंने अपने एक रिस्पेक्टिव करियर में एक मुकाम हासिल कर लिया है एंड उनको कुछ नया एक्सप्लोर करना है. सो वो सोचते हैं कि ये फील्ड में जो है एंट्री बैरियर्स कम है एंड दे कैन डेफिनेटली कम इनटू इट एंड दे कैन ट्राई समथिंग न्यू. दैट इज़ वेरी मच ट्रू. बट तब जब आपका टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो, जब आप रिसर्च करने का आपके एक अंदर वो ज़ील हो, वो एंथुजियाज़म हो, तब आप इस फील्ड में एंटर करिए. तब आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा और आप किसी यूनिवर्सिटी या आप किसी रिसर्च एरिया में जा रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा. जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड और आपने सुना है कि ये ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है एंड इसको करने के बाद कुछ ऐसा चीज़, अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, देन नहीं. कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपनी पर्सनालिटी को देखिए, आप अपने ट्रेट्स को देखिए कि आप किस फील्ड के लिए बने हैं. जस्ट बिकॉज आप किसी फील्ड से बोर हो गए हैं तो आप इस फील्ड में मत आइए, बिकॉज तब आप क्या होता है, फिर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होता है, फिर आप अपनी पहली फील्ड भी छोड़ चुके होते हैं, इस फील्ड से भी आपको कुछ नहीं मिलता है, तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक माई पॉइंट हियर इज़ दैट कि जस्ट, और मैं ये स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो नेट एक बार दे के देखते हैं या कहीं एडमिशन लेके देखते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको
एक बेसिक क्लैरिटी नहीं होती है कि आगे क्या करना है, एंड जैसे उन्होंने सोचा कुछ वीडियोस देखे और उन्हें लगा उनके दोस्त करें तो वो भी कर लें, ये सब सोच के आप इस एग्ज़ाम में मत आइए। फिर इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि नेट क्वालिफाई किया या हमने 4 बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो भी हमारी जॉब नहीं लग रही है, JRF करके आपने PhD कर ली तो भी जॉब नहीं लग रही है। तो उससे क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं PhD भी कर लेते हैं, आप नेट भी क्वालिफाई कर पाते हैं, बट जब आप जॉब के लिए जाएंगे तब आपके लिए स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एंड अगर वो स्किल्स आपके अंदर है तो वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर आपके अंदर उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपकी सब्जेक्ट उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है, एंड आपकी मेथडोलॉजी अबाउट रिसर्च एंड आपकी PhD उतनी अच्छी नहीं है, देन यू विल एंड अप इन अचीविंग नथिंग। सो अपने इंटरेस्ट एरिया को जानिए, आपका अगर टीचिंग में पैशन है, रिसर्च में पैशन है, देन यू चूज दिस एग्जाम, अदरवाइज एक्सप्लोर समथिंग न्यू। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं नेट के पे और बात करते हैं JRF और लेक्चरशिप के बेसिस पे कि क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली UGC नेट एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंड उसमें लेक्चरशिप होती है, एक उसका पेपर होता है LS का, एंड देन देयर इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, 2 एग्ज़ाम होते हैं। सो एक ही पेपर होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। जस्ट आपको ये फोकस करना है कि नेट जो है लेक्चरशिप होती है एंड देन जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं। अब एक की पॉइंट्स आप जान लीजिए UGC नेट के बारे में। सो बेसिकली UGC नेट हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हमारा UGC है उसकी तरफ से ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। UGC का ये एग्ज़ाम है, बट जो कंडक्शन की जिम्मेदारी है वो NTA करवाता है पिछले 1-2 सालों से। 2 बार ये एग्ज़ाम होता है, जून और दिसंबर में। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है UGC नेट एग्ज़ाम में। अब ये बात जानिए कि क्या है, कहाँ पे डिफरेंस आता है। क्वेश्चन पेपर जो है LS और JRF का वो सेम होता है, बस कट ऑफ डिफरेंट जाती है। मीन्स अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं, बिकॉज आई टीच फॉर कॉमर्स, तो अगर आप कॉमर्स में जाते हैं सो उसमें क्या होगा, अगर आपका JRF एम है तो, और अगर आपका मान लीजिए कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि 2 फ्रेंड्स हैं, एक को सिर्फ LS का देना है, एक को JRF और LS दोनों का देना है, तो देन जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दोनों का सेम होगा, ठीक है। जो बंदा LS दे रहा है उसका क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा, मतलब जिसका एम सिर्फ लेक्चरशिप क्वालिफाई करना है उसका पेपर भी सेम होगा, और जो बंदा JRF दे रहा है उसका पेपर भी सेम होगा। बस जो कट ऑफ है वो डिफरेंट जाती है, और कट ऑफ JRF की हायर होती है एज कंपेयर टू LS। नाउ यहाँ पे एक बार रिवाइंड कर देती हूँ। UGC नेट एक एग्ज़ाम होता है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेक्चरशिप, एक होता है JRF। JRF की कट ऑफ हाई जाती है एंड लेक्चरशिप की कट ऑफ लो जाती है। पेपर दोनों का सेम होता है, बस कट ऑफ में डिफरेंस होता है। मीन्स अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए देन यू गो फॉर JRF, एंड अगर आपने थोड़े से कम मार्क्स सिक्योर किए बट आप कट ऑफ में आते हैं तो आपका लेक्चरशिप होता है, ठीक है। नाउ अब कैसे चूज करना है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, दैट इज आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर LS। अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, माइंड करिएगा, अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपकी एज लिमिट क्रॉस हो गई, आपका JRF में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ लेक्चरशिप का करना है, तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस पूछे जाते हैं, लेक्चरशिप या फिर दैट इज LS या फिर LS एंड JRF बोथ। सो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है, उस जो आप वहाँ पे चूज़ करते हैं उसी हिसाब से आपकी मार्किंग, मतलब आपका रिजल्ट आता है। सो LS जब आप चूज़ करेंगे देन अगर आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना है तो सिर्फ आप LS चुनिए। एंड अगर आपको JRF, और जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अगर आपको JRF और लेक्चरशिप दोनों के लिए क्वालिफाई करना है देन यू ऑप्ट फॉर LS एंड JRF बोथ, दोनों के लिए अप्लाई करना है। नाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है, अगर उन्होंने LS और JRF दोनों के लिए अप्लाई किया है एंड इन केस उनका JRF नहीं क्वालिफाई हुआ, फॉर एग्जाम्पल JRF की कट ऑफ गई 60% एंड बंदे ने LS एंड JRF के लिए दोनों क्वालिफाई किया है, एंड उस बंदे की जिसने दोनों ऑप्ट किए हैं उसकी आपकी JRF की कट ऑफ गई 60%, राइट, एंड आपकी LS की कट ऑफ गई मान के चलिए 50%, ठीक है। ये ऑफिशियल कट ऑफ आई, JRF की 60% गई, LS की JRF की 60% गई, LS की 50% गई, ठीक है। सो नाउ
अब बंदे ने दोनों के लिए ऑप्ट किया है एंड उसका जो मार्क्स आए उस बंदे के, वो आए कितने 55%। सो नाउ उसका JRF तो क्वालिफाई नहीं होगा बट उसने चूज़ किया है दोनों। सो यहाँ पे लोग करते हैं कि अगर हमने LS एंड JRF दोनों के लिए किया है एंड JRF नहीं हुआ तो क्या LS भी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि JRF का 60 गया एंड LS का 50 गया एंड आपका 55 आया एंड यू हैव ऑप्टेड फॉर बोथ LS एंड JRF, देन उस केस में आपका LS क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि लेक्चरशिप का कट ऑफ 50 गया है एंड आपका 55 आया है एंड आपने दोनों चूज भले ही किया था, आपका JRF नहीं हुआ बट यू क्वालिफाई फॉर नेट, दैट इज यू क्वालिफाई फॉर लेक्चरशिप। सो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो आई गेस आप इसको ध्यान में रखिए। अगर आपको सिर्फ लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करना है तो लेक्चरशिप सिर्फ ऑप्ट करिए। अगर आपको JRF एंड LS दोनों के लिए करना है तो दोनों चूज कर लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म। बट हाँ, अगर आपका इनकेस JRF छूट जाता है तो और आपका LS का कट ऑफ मतलब JRF का कट ऑफ नहीं आता है बट LS का कट ऑफ आता है तो आप लेक्चरशिप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एंड इन केस आपका JRF भी हो गया, मान लीजिए 60% गया एंड यू स्कोर 61%, तो उस केस में आपका लेक्चरशिप एंड JRF दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। जिनका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए वीडियो उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, बट दोज हु आर बिगिनर्स उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं देन व्हाट यू गेट, एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करते हैं देन व्हाट यू गेट। तो जब आपकी अभी मैंने एक्सप्लेन किया JRF का कट ऑफ हाई जाता है हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइकोलॉजी से लेके कंप्यूटर साइंस तक सब में जो चूज करने का क्राइटेरिया होता है UGC और NTA का वो सेम होता है। तो अगर आपका रैंक हायर है तो आपका JRF होगा, उस JRF के बेसिस पे आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है एडवांटेज मिले IITs, IIMs या टॉप यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफाई करने का, मीन्स एडमिशन लेने का। ठीक है, नेट जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, वो कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग ही जाएगी, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपने वो क्वालिफाई कर लिया, आपको इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपीयर होना पड़ेगा टू गेट सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या जब आप PhD में भी जाते हैं तो भी आपको इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा। एंड जब आप PhD एडमिशन्स में जाते हैं इवन इफ़ यू आर JRF तब भी आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा एंड अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना रिसर्च सिनॉप्सिस एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यू पैनल को। ना स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई एज JRF, अभी जैसा मैंने बताया, वो लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल होते हैं, बट जो JRF की क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंसिडर की जाती है। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो नेट होता है, जो नेट का एग्ज़ाम होता है, जब आप JRF और लेक्चरशिप का क्वालिफाई कर लेते हैं एंड उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है PhD पे, क्योंकि PhD का एडमिशन ही होता है नेट और JRF के बेसिस पे, एंड आपका PhD शुरू हो जाता है तो आपको पर मंथ 31,000 स्टाइपेंड मिलता है। एंड अगर इसमें HRA ऐड कर दिया जाए डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी टाइम, देन मध्य से मध्य हालत में यू गेट 36,000 पर मंथ विद HRA। जो स्टाइपेंड है वो 31,000 है, HRA आप इसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो अराउंड 36,000 हो जाता है। पर मंथ आपको 36,000 मिलने लगता है 2 सालों के लिए। 2 सालों के लिए आप JRF रहते हैं, उसके बाद अगर आप PhD में ही रजिस्टर्ड हैं, बिकॉज MPhil करते हैं तो भी मिलता है, तो आपका JRF SRF में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, एंड देन आपको पर मंथ 35,000 रुपये मिलता है। नाउ 35,000 एक्सक्लूड्स HRA। ठीक है, HRA नहीं होता है, अगर आप इसमें HRA भी जोड़ेंगे देन इट गोज अराउंड 40,000। ठीक है, ऐसे ही अराउंड 40,000 जाता है। सो ये 2 साल के लिए आपको अराउंड 36,000 मिलेगा विद HRA। यहाँ 31 और 35 इसलिए लिखे क्योंकि बेसिक स्टाइपेंड है और HRA ऐड हो जाता है। सो 2 सालों के लिए आपको 36,000 रुपये मिलते हैं विद HRA, एंड देन बाकी की 3 साल, बिकॉज JRF जो है वो 5 साल के लिए आपको मिलता है। 5 साल में अगर आपने अपनी PhD कंप्लीट की है तो ठीक है, अगर आप 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करते गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देगी। अगर आप 5 साल से पहले PhD अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो जब आपकी PhD थीसिस सबमिट हो जाएगी आपकी स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यू कंप्लीटेड विद इन 3 इयर्स और 4 इयर्स, तो जब तक आपकी PhD है
तब तक स्कॉलरशिप मिलेगी, या 5 साल है तब तक मिलेगी, 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यू करने स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, 2 साल में 31,000 मिलती है और बाकी के 3 साल जो होते हैं वो 35,000 रुपये मिलती है। तो ये आप जब आप JRF क्वालिफाई करते हैं देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। नाउ मैं यहाँ पे इसलिए JRF को इतना ज़्यादा फोकस करती हूँ बिकॉज अगर आप अभी एज अ लेक्चरर ज्वाइन करते हैं कहीं पर भी, सो आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी हुई बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेट नेट के बेसिस में नहीं ही होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है देन वेल एंड गुड चांसेस हैं, बट सिर्फ नेट के बेसिस पे इफ़ यू आर एंट अ PhD यू आर एंट अ डॉक्टरेट बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि JRF क्वालिफाई करो, PhD फर्स्ट प्लेस में कंप्लीट करो, देन यू गो फॉर जॉब। सो इसलिए जब JRF में ही आपको एक सैलरी जितना एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलता है, देन एज रहते ही JRF कर लेना चाहिए एंड उसके साथ PhD कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा PhD में हेल्प मिलती है इफ़ यू हैव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एम करें तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के क्या मायने होते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस लोकेटेड एनीवेयर अक्रॉस इंडिया बिकॉज इट्स नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप केरला में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कन्याकुमारी भी जा सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, आप गुजरात भी जा सकते हैं, कहीं पर भी अक्रॉस इंडिया यू कैन अप्लाई बिकॉज इट्स अ नेशनल लेवल टेस्ट, हर जगह ये इंडिया में अप्लाई होता है। बट बात वही है ना कि अगर आपने नेट से किया है यू आर नॉट अ डॉक्टरेट, बिकॉज एकेडमिक्स की फील्ड में अगर आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है यू नीड टू बी अ डॉक्टरेट। इसलिए मैं कहती हूँ एज रहते JRF करो एंड देन PhD करो। अगर सिर्फ आप नेट के बेसिस पे आपने सोचा नेट क्वालिफाई कर लूँ फिर मैं जॉब कर लूँ साथ साथ PhD, नहीं होता है। एंड अगर आप सोचते हैं नेट के बेसिस पे आपको एक अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, देन वो तभी पॉसिबल है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में सोचें विद नेट। लंबी दौड़ करनी है, लंबी रेस का घोड़ा बढ़ना है, तो फिर आपको JRF क्वालिफाई कर लीजिए या PhD कर लीजिए। PhD इज़ मैंडेटरी, JRF है तो बहुत अच्छी बात है। अगर JRF नहीं हो पा रहा है, एज निकल गई है, तो PhD ज़रूर कंप्लीट कर लें। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया दैट इज़ फॉर LS, वो JRF के लिए उनको नहीं है। तो अगर आप LS क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बट हाँ अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आप LS के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। नाउ एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है। अगर आपको JRF देना है, ठीक है, तो आप 30 साल के अंदर होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। JRF अगर आपको चाहिए तो 30 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर आप कभी भी दे सकते हैं, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, कभी भी आप नेट दे दीजिए। वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जब आपका मन करे तब आप दे दीजिए, कोई एज लिमिट नहीं होती है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 30 ईयर्स होता है, बट इसमें रिलैक्सेशन मिलता है विच आई एम टेलिंग यू। सो नाउ शेड्यूल कास्ट, अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, वुमेन है दैट इज यू आर अ फीमेल, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और यू आर अ ट्रांसजेंडर, और यू आर हैविंग अ रिसर्च एक्सपीरियंस 5 साल का, एंड और अगर आपके पास LLM की डिग्री है या आपने कभी भी आर्मी में सर्व किया है, देन आपको रिलैक्सेशन मिलता है। नाउ ये जो कैटेगरी है SC ST वुमेन ट्रांसजेंडर, वो 5 साल की है, दैट इज आप 35 साल के भी हो गए हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई कम टू वुमेन, ना वुमेन जो हैं अगर वो जनरल कैटेगरी की भी हैं बट दे आर फीमेल एंड वो 35 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, और इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, PWD, ट्रांसजेंडर, ये सब मेल्स पे भी अप्लाई करता है, बट ये वुमेन जो है वो जनरल कैटेगरी वाली भी अप्लाई कर सकती हैं 35 साल तक। बाकी सबके लिए 30 साल है ना। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है 5 साल का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। LLM की डिग्री है तो आपको जो एज रिलैक्सेशन होता है वो क्या होता है, 3 साल का मिलता है, दैट इज 33 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर JRF। अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं देन अगेन 35 साल की उम्र तक आप अगर आपकी है फॉर्म फिल करते टाइम, देन यू कैन अप्लाई फॉर JRF एज वेल। एंड नेट के लिए इफ़ यू आर चूजिंग ओनली लेक्चरशिप, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, लेट मी टेल यू, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, EWS को बिलोंग करते हैं, एंड
इसमें कौन से कैंडिडेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं? जो पीजी अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वेट कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे आर इन देयर लास्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट, या उनका रिजल्ट अवेटेड है, तो 55% एग्रीगेट चाहिए होता है विदाउट राउंडिंग ऑफ। जनरल और ईबीएस के लिए, कैटेगरी के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, 55% होना चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। एग्रीगेट का मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का मिला के, या आपका सेमेस्टर है तो सारे सेमेस्टर मिला के 55% अगर आपके हैं तभी आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं, ठीक है। मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपने पीजी का एग्जाम के वेट कर रहे हैं या पीजी में के एग्जाम के लिए अपीयर होना चाह रहे हैं, देन आपको 50% ही चाहिए। दोनों मतलब दोनों साल का मिला के एग्रीगेट आपका मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट डिग्री में आपका 50% होना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 55% होना चाहिए। So yeah, this is about the educational qualification regarding UGC NET and JRF. So yeah, in case you want to join our online classes for UGC NET Commerce and for General Paper 1, you can join। हम लोग कॉमर्स और पेपर 1 की क्लासेस रन करते हैं एंड उसमें आपको यूनिट वाइज PDF एंड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ऑडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिकल एंड न्यूमेरिकल पोर्शंस। स्टडी प्लान टाइम टेबल आपका पूरा कस्टमाइज हो जाएगा। इन केस यू आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम, यू हैव अ क्वेरी सॉल्विंग ऑन रेगुलर बेसिस, देन यू विल हैव प्रैक्टिस सेट्स ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। देन यू हैव सॉल्व्ड यूनिट वाइज पेपर्स, जो हमारे यूएसपी हमारे कोर्स की, आपको अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग सॉर्टेड यूनिट वाइज पेपर्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509। एंड येस, दिस कोर्स कम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। आपने एक बार एनरोल किया तो जब तक आपको क्वालिफाई नहीं होता है तब तक आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको डेमो चाहिए एंड आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप अस ऑन 7839575509। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद पीपल who want to know more about UGC NET and JRF. See you in the next video. Thank you.